हेलो दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे होगे, चाहे आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं से आप डीएड कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो या किसी भी स्टेट की, इवन डी ट्रिपल एस बी एंड स्पेशली केबीएस और सीटेट एंड डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक कौन सा है? इंग्लिश टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस। देखो दोस्तों, ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये क्या है, क्यों हमें इसे पढ़ना है। और खास करके तो जब बच्चे डीएलएड या डीएड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि आखिर ये कौन सी चीज नई रख दी गई है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। आपको ये थोड़ी देर के वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स एंड अप्रोचेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमें पढ़ना। ठीक है, तो मैं देर ना करते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, दो चीजें आती है, एक तो टीचिंग मेथड यहां पे लिखी गई है, एक आती है अप्रोच। पहले तो समझ लो अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग कहते हो ना कि किसी से अप्रोच करवाना यानी किसी काम को करने का कोई तरीका ढूंढना। बिल्कुल ध्यान से समझना कि अप्रोच जो होती है ये आप खुद ढूंढते हो, बिल्कुल ध्यान से समझना। और मेथड जो होती है वो आपको बुक्स में मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप गए किसी स्कूल में आप गए और आपको एबीसीडी सिखानी है। ठीक है, तो आप देखे होगे कि एबीसीडी का वीडियो वीडियो यानी कैसेट के थ्रू भी हम सिखाते हैं, या कह सकते हो आप सीडी के थ्रू भी सिखाते हो। तो बच्चे विजुअल करके देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। लेकिन आप कई सारे स्कूलों में प्राइमरी में देखे होंगे, कई सारे टीचर हैं जो इनोवेटिव तरीके से सिखाते हैं। जैसे आप अगर प्राइमरी के बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है अनार के दाने लाल लाल आम खाते मिट्ठू लाल। तो वहां पे देखो बच्चे गा गा के ही सीख जाते हैं कि अ से अनार और आ से आम। दिस इज कॉल्ड अप्रोच, जिसका कोई मेथड नहीं है, किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है कि आप यही लिखोगे कि अनार के दाने लाल लाल और आम खाते मिट्ठू लाल। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, सो अप्रोच का मतलब समझ में आया? अप्रोच का मतलब जो आप सेल्फ से बनाते हो, खुद से बनाते हो, कि किस तरह की अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हो, किस तरह की चीजों को आप देख रहे हो, उसे कहते हैं अप्रोच। ठीक है, मेथड्स क्या होती हैं कि तरीके जो होते हैं। जैसे तरीके का मतलब समझना कि जैसे सबसे पहले अगर आप सिखाओगे बच्चे को तो आप कलम लिखना नहीं सिखा दोगे। ध्यान से समझना इस चीज को। आप क्या सिखाओगे? पहले उसे वर्णमाला का ज्ञान सिखाओगे। दिस इज कॉल्ड मेथड। और ये वर्णमाला का ज्ञान आप किस तरह से सिखाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेथड क्या होता है? किसी छोटी चीज से ऊपर आने के तरीके को हम कहते हैं मेथड, या कह सकते हो ऊपर से नीचे जाने के तरीकों को मेथड कहते हैं। बट जब हम जा रहे होते हैं उस रास्ते में तो हम किस तरह से किसी चीज को याद करते हैं, इसे कहते हैं अप्रोच। जैसे आप लोग मैथ लगाते हो, ध्यान से सुनना, मैथ लगाते हो तो उसमें आप बार बार क्या ढूंढ रहे होते हो? ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है? ट्रिक इज कॉल्ड अप्रोच। बहुत ध्यान से सुनना, ये अप्रोच है जो किसी एक के द्वारा बनाई गई है। और ये कहां से निकलती है? ये आपके मेथड से निकलती है। ठीक है, कहां से निकली है भाई? जब आप मैथ लगा रहे होते हो तो मेथड तो वही रहेगा, आंसर वही आएगा, लेकिन उसके लिए अप्रोच आपने दूसरा बना दिया। बट अब याद रखना कि अप्रोच का जो एरिया होता है वो काफी ब्रॉड होता है। अप्रोच का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। क्यों होता है ब्रॉड? क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि आपको अ अक्षर सिखाना है तो इसको आप कई तरीके से सिखा सकते हो, बट मेथड एक सिंपल तरीके से चलती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसकी ट्रिक अलग अलग बना लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो एक होगा या दो होगा, बस इसी तरह से लगते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे जितने तरीके से आप उस क्वेश्चन को लगाए जा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अप्रोच का तरीका ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है? क्योंकि भैया हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग अप्रोच वो अप्लाई कर सकता है। मान लो क्लास में आप लोग गए तो आप लोग कुछ गाना गा के पढ़ाना शुरू कर दिए, किसी चीज को अदर तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिए, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? अप्रोच कहलाती हैं। और मेथड जो होता है वो आपकी चीजें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, उसका एरिया फिक्स होता है। अप्रोच का एरिया क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो आई होप आपको ये डिटेल में क्लियर हो चुका होगा। अब जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में और ज्यादा जानते रहेंगे। ठीक है, तो आती है बात टीचिंग मेथड की। अब इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे इंग्लिश टीचिंग मेथड।
अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो आप किस तरह से पढ़ाओगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश टीचिंग मेथड के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं कितनी तरह की हमारे पास, उसको पढ़ने के पहले ध्यान से समझना, उसको पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं लैंग्वेज टीचिंग के एंड लर्निंग के, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि वर्ड को कैसे तैयार किया जाता है, जैसे दो तीन वर्ड, दो वर्ड को, जैसे एक आपका शब्द हो गया ब्यूटी, आप सुने होंगे, और एक आपका शब्द हो गया फुल, तो इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि जब आप पढ़ाओगे बच्चों को तो वो बच्चे भी जब ऐसे सोचेंगे ना कि ब्यूटीफुल एक शब्द आया, तो सोचेंगे सर ब्यूटी भी होता है अलग, फुल भी होता है, तो सोचेंगे कि सर ने क्या करा, इन दोनों को जोड़ के, या बुक ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के एक वर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी क्या होता है, फोनेटिक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, मैं कोशिश करूंगा कि फोनेटिक्स के ऊपर भी एक दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो सिस्टमैटिक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक साउंड सिस्टम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, कि जो आए थे हमारे देश में सबसे पहले जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, तो ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, स को ह बोलते थे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ध को द बोलते थे, ठीक है। तभी तो ये सिंध के पार को कहते थे हिंद के पार, ध्यान से समझना, इसलिए हमारे देश में हिंदी की डेवलपमेंट हुई थी। इसी प्रकार से हिंदी का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि ये सिंधु नदी के इस पार के लोगों को सिंधु बोल ही नहीं पाते थे, ये हिंदू के पार बोलते थे। जैसे आप समझ लो कि जितने लोग अफगानिस्तान के साइड के या काबुल के साइड के होते हैं, वो स को ह बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसी तरह से हर लैंग्वेज का अलग अलग साउंड सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगला देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें समझना होता है। सिमेंटिक्स क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। तो ये क्या करता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो किसी भी चीज के बारे में, तो हर पहलू के ऊपर ये जो मीनिंग होती है, स्टडी का जो मतलब होता है, उसके हर पहलू के ऊपर कंसर्न होता है, ठीक है। सिंटेक्स आप सबको पता होता है, सिंटेक्स क्या होता है, याद रखो, मैं थोड़ी कम ही हिंदी याद यूज करूंगा, बिकॉज यार हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में ही आपको चीजों को लिखना होगा। आप सच्चाई से मत भागा करो, सच्चाई यही है कि इंग्लिश में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में ही समझना है और इंग्लिश को ही करना है। सो हिंदी अगर आप समझोगे उसमें तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप सीधा कुछ समझ ही नहीं पाओगे, फिर आप उस, अब जैसे मान लो सिंटेक्स की अगर मैं हिंदी बता दूं, तो आप उस हिंदी को याद कर लोगे लेकिन सिंटेक्स को भूल जाओगे। तो इट डील्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। ये किस में डील करता है, फ्रेजेस में डील करता है, क्लॉजेस में डील करता है एंड सेंटेंसेस में डील करता है। जब आप सिंटेक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लॉज मिलेगा बनाने के लिए, सेंटेंसेस को चेंज करना, सेंटेंसेस को बनाना, ये सब अलग अलग चीजों आपको मिलेंगी, ठीक है। अगला है ग्राफोलॉजी, इट इज द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड इन रीडिंग, ठीक है। जब आप लिखते हो राइटिंग में, जब आप लिख रहे होते हो उस समय आप क्या कौन सी आवाज निकाल रहे हो और क्या आप बोल रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल अलग रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं इसको लेकिन मैं लगा क्या रहा हूं इंडिकेशन, एक राइट का या कह सकते हो सही का चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक है, या गोला बना रहा हूं। तो इस तरह से इसने लिखा है कि ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप बना रहे हो भारत का नक्शा और आप बताए जा रहे हो, ठीक है, आप बताए जा रहे हो कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप बताए जा रहे हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आप बताया जा रहे हो कि ये गुजरात है लेकिन आपने लिखा नहीं, आपने इंडिकेट किया, तो इसी को ही हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। आप समझ सकते हो ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से आप समझ सकते हो कि किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी चीज को बनाना, वो क्या कहलाता है, ग्राफोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं दोस्तों, तो उसमें एक करेक्ट सीक्वेंस पाया जाता है जो आपके सामने दिया गया है, LSRW। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। L फॉर लिसनिंग होता है, L फॉर लिसनिंग
होता है, ठीक है। यस फॉर क्या होता है, स्पीकिंग होता है, ठीक है। यस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग होता है, रीडिंग, एंड डब्ल्यू फॉर क्या होता है, राइटिंग, डब्ल्यू राइटिंग होता है, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो एक सीक्वेंस होता है, एक करेक्ट सीक्वेंस होता है, वो होता है लिसनिंग। जैसे देखो, बच्चा जब बोल तक नहीं पाता है, बहुत छोटा होता है, बोल तक नहीं पाता है, तो उस समय वो हमारी बातों को सुनता है। जब आप उसके सामने बोलते हो ना, कहीं से भी तेजी से आवाज करो, तो वो उस आवाज को फील करता है और उधर अपना सिर घुमाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिसनिंग। वो सबसे पहले सुनने की कला अपने अंदर विकसित करता है। इसलिए कहा जाता है, कभी कभी क्लास में देखते होगे आप लोग कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है, अगर आप सुनना नहीं जानते हो, तो आपके अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है वो बेकार हो रहा है। मतलब उस सब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली प्रोसेस होती है सुनना। आप पहले सुनने की आदत डालो, फिर आप स्पीकिंग करना अपना आगे बढ़ाओ, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि अगर आप क्लास में ज्यादा बोल रहे हो, तो आप अपनी इस गलती को सुधार लो, आपको लिसनिंग करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस, LSRW। उसके बाद बात आती है मेथड्स एंड अप्रोचेज। मैंने समझाया भी है, बट हम यहां भी देख लेते हैं। अ मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीड्यूर फॉर एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू द पीपल्स, ठीक है। कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किसी भी लैंग्वेज के मटेरियल को ऑर्डर फॉर्म में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाती है, मेथड कहलाती है। ऑर्डर फॉर्म में, जैसे देखो ये आपका एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, तो इसी तरह से अगर हम उसके पास प्रेजेंट करें तो वो मेथड कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखो दिया गया है, देयर कैन बी मेनी मेथड विद इन एन अप्रोच। तो यहां देखो विद इन एन अप्रोच का मतलब ये हो गया कि अप्रोच के अंदर बहुत सारी मेथड आती है, ठीक है। अप्रोच के अंदर बहुत सारी मेथड आती है। इसका मतलब अप्रोच का जो एरिया हो गया वो काफी वाइडर हो गया, काफी ब्रॉड हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी है कई जगहों पे कि अप्रोच का जो एरिया होता है वो मेथड के एरिया से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो याद रखना ये वाइडर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया अप्रोच। एन अप्रोच रिफर्स टू डिफरेंट थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। देखो ध्यान ध्यान से समझना कि अलग अलग थियरी देता है अप्रोच कि किस तरह की उस भाषा की प्रकृति है, ठीक है। जैसे मान लो आप हिंदी सीख रहे हो तो आपके लिए अलग अप्रोच होगा। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अप्रोच अलग होगा। आप स्पेनिश सीख रहे हो तो अप्रोच अलग होगा। जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो आपके लिए जो शब्द होते हैं, ध्यान से देखना, जो हिंदी बोलने वाले होते हैं और जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, जो बचपन से जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है, उनके इंग्लिश बोलने में और जो हिंदी बोलते हैं और फिर इंग्लिश बोलना सीखते हैं उनके इंग्लिश बोलने में फर्क दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि अप्रोच जो होती है उसी तरह से स्टार्ट की जाती है आपके नेटिव लैंग्वेज की, ठीक है। आप उसी तरह से स्टार्ट करते हो। जैसे हम लोग बहुत क्लियरली हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश शुरू से बोल रहे हैं जैसे अंग्रेज, इनसे हिंदी बुलवाओगे तो उतनी तरीके से हिंदी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस भाषा के कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ तोड़ के पढ़े होते हैं और वो नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। इसलिए उनका प्रोनंसिएशन जो होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और उसी तरह से हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाते हैं, या कह सकते हैं फ्लुएंसी एक चीज होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है कि अलग अलग थियरीज होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है वो थियरी, नेचर ऑफ लैंग्वेज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। एंड हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड, और किस तरह से लैंग्वेजेस लर्न की जाती है, इसके ऊपर भी अलग अलग थियरीज आती है। एन अप्रोच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। को जो अप्रोच होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि किस सब्जेक्ट के किस मैटर को आप पढ़ा रहे होते हो उसके ऊपर वो अप्रोच डिस्क्राइब किया जाता है। एन अप्रोच इज ए सेल्फ इविडियंट, मैंने आपको बताया है कि ये सेल्फ इविडियंट वे होता है, ये खुद से विकसित किया गया रास्ता होता है, या कह सकते हो खुद से आप इस रास्ते को बना सकते हो, ठीक है। ऑफ रीचिंग द डिजायर्ड गोल, आपका जो गोल है, एक निर्धारित गोल है, जैसे मान लो आपको अ आ ई ई सिखाना है, ठीक है, लेकिन आप इसको
कई तरीके से सिखा सकते हो। अब कुछ टीचर हैं जो इसको डायरेक्ट ऐसे जाके पढ़ाएंगे, रटवाएंगे बच्चे से, ठीक है, अप्रोच करवाएंगे, ओरल ओरल मतलब सर जी बोल रहे हैं, सामने बच्चा भी वही चीज गा रहा है। ऐसे आप देखे हो कि बचपन में कविताएं बच्चों को याद हो जाती हैं, लेकिन उनकी ये नहीं पता चलता है कि कौन सा शब्द कहाँ है। वो कॉपी पे रख के उंगली से कविता पढ़ते जाते हैं, कविता पढ़ते जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसी तरह से उनके टीचर ने उन्हें अप्रोच किया था, उसी तरह से उनके टीचर ने उन्हें सिखाया था, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसके गाने गा के सिखा दो। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ऐसे गा करके भी सिखाया जा सकता है। बुक्स में दिया होता है, बहुत सारी जगहों पे राइम्स करके दिया होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अप्रोच, ठीक है। अब अप्रोच यही लिखा है यहाँ पे, एन अप्रोच इज ए सेल्फ एविडेंट वे रीचिंग द डिजायर्ड गोल। आपका गोल क्या है? आपका गोल है इसे सिखाना, तो आप कई तरीके से सिखा सकते हो। दिस इज कॉल्ड अप्रोच। इसीलिए अप्रोच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, काफी ब्रॉड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के लिए कितनी मेथड होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो चूंकि हम इंडिया में रहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली जो हमारी मेथड आती है वो हम पढ़े हैं बचपन से। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो, या कह सकते हो कि हिंदी बोर्ड, कहीं जो भी बोर्ड है, अगर उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है नेटिव लैंग्वेज के रूप में, तो उसका जो मेथड होता है उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। मतलब आप एक सेंटेंस पढ़ोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूं ब्रीफ, लेकिन मैं अभी डिटेल में पूरा कराऊंगा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। तो जब आप एक सेंटेंस पढ़ोगे, जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे होगे, तो उस सेंटेंस में जैसे मान लो लिखा है सी वर्क्स, ठीक है, सी वर्क्स हार्ड, ये एक सेंटेंस लिखा है। तो इसमें वो पढ़ाएंगे कैसे? सी का मतलब वह, ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। वर्क का मतलब काम करना या काम करती है, हार्ड का मतलब कठिन। तो वो क्या लिखेंगे कि वह कठिन परिश्रम करती है, ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात? मतलब इस मेथड के थ्रू आप तभी सीख सकते हो जब आपके दिए गए सेंटेंस को आपकी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। समझ में आई बात? तो बच्चा याद करता है यहां से कि वह को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी। फिर वर्क को क्या, सॉरी, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। कठिन को क्या कहते हैं, हार्ड। तो इस तरह से वो याद करता है इंग्लिश को। यानी इंग्लिश को सीखता कैसे है? अपने नेटिव लैंग्वेज के बेस पे सीखता है। एंड इसी मेथड को, ध्यान से समझना, इसी मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, प्राचीन मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये क्लासिकल मेथड के नाम से जानी जाती है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये क्या होती है कि हमारे इंडिया में काफी काफी पहले से ये चीज अप्लाई की जा रही है, और हम इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं मोस्टली। जिनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी होती है या अदर होती है, अदर लैंग्वेज मान लो तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, तो वो उसी से कनेक्ट करा करके सीखते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड जो होती है वो इंडिया में काफी वाइडर है, काफी ब्रॉड है, काफी ब्रॉड लेवल पे यूज की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? अच्छा देखा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखना कि इसमें सबसे आपकी किस स्किल का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो आपके जो लिसनिंग होती है और जो स्पीकिंग होती है, इसका डेवलपमेंट बहुत कम होता है। इसमें आपकी रीडिंग स्किल बढ़ती है और आपकी राइटिंग स्किल बढ़ती है। और अगर आप बहुत ध्यान दोगे तो आप देख रहे होगे कि रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने की क्षमता, या आप देखोगे मीनिंग लिख लिख के बच्चे याद करते हैं कॉपियों में, ठीक है। तो उस तरह की क्षमता का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके ऊपर काफी इन्फेसाइज करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में आपसे कहा जाता है कि आप नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अब जब कोई भी चीज आप डायरेक्ट सीख रहे हो, ध्यान से समझना, तो इसके ग्रामर में बहुत गलती करोगे। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने तो क्या करना है, हमने इस पे शब्दों पे फोकस करना है। जैसे मान लो आपसे कहा गया, आपको अगर कहना है कि एक गिलास पानी लाओ, तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलोगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलोगे पूरा सेंटेंस? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बट अगर आपको पानी लाना बोलना ही है, तो आप सिंपल इशारों में भी बोल सकते हो, आई नीड वाटर, या ऐसे बहुत सारी, इतने लंबे सेंटेंस ना बोल करके, किसी से पानी मांगना है तो प्लीज वाटर, इतना भी बोल करके पानी आप मांग सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। याद रखना, यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर बहुत होता है। इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, इसमें आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, इसमें आपकी रीडिंग
एंड राइटिंग स्किल जो होती है वो ज्यादा डेवलप नहीं होती है। अब आती है बात बायलिंगुअल मेथड की। तो बायलिंगुअल मेथड क्या होता है? अब देखो, जैसा कि इसके नाम में ही है बायलिंगुअल मेथड, मतलब ये दो भाषाओं के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये बायलिंगुअल मेथड के अपोजिट साइड में इसको स्टार्ट करा गया था, डॉक्टर वेस्ट ने स्टार्ट किया था, और इसे मॉडर्न मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आप सबको, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड की, ऑडियो लिंगुअल मेथड जैसे आप नाम सुने होंगे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी, जिसमें आपको ऑडियो के बेस पे भाषा सिखाई जाती थी। मतलब सामने कोई बोल रहा है और उसी के बेस पे आपको भाषा सीखनी है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों के लिए, सैनिकों को भाषा सिखाने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जैसा कि लिखा गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। आपको बताया मैंने कि ये क्लासिकल मेथड यानी प्राचीन विधि के नाम से भी जानी जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ये हमारे देश में जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी विधि के नाम से जानी जाती है। किस चीज में? टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को जानने के लिए ये सबसे पुरानी है, ठीक है। अब इसके प्राइम सपोर्टर्स कौन कौन थे, याद रखना। जी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्राइम सपोर्टर से जोहन सेडन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जॉन नहीं है, जोहन है। कार्ल पोल्ज एंड जोहन मेडिंगर थे, ठीक है। तो इसके प्राइम सपोर्टर कौन कौन से थे? तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि जीटी मेथड के यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्राइम सपोर्टर कौन कौन से थे? तो जोहन सिडन, कार्ल पोल्ज एंड जॉन मेडिंगर, ठीक है। अब आती है बात प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड। जो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो लिखा गया है ग्रामर द सोल ऑफ द लैंग्वेज। इस किसी भी भाषा का जो सोल होता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अकॉर्डिंग कौन होता है? ग्रामर होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भाषा लिख रहे हो, मान लो आपको लिखना है पानी ले, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पानी चाहिए का आप सीक्वेंस अगर देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे सीक्वेंस तो आप इसको, अगर बच्चा लिखता है ना तो कभी कभी गलती भी करता है, मुझे चाहिए पानी ऐसे भी लिखता है। तो ये जो है ये गलत कर दिया उसने, ये इस लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है। इस लैंग्वेज की ग्रामर क्या कहती है? इस लैंग्वेज की ग्रामर कहती है कि मुझे कि और चाहिए कि बीच में पानी होना चाहिए। बट अगर इंग्लिश में ही यही सेंटेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे? आई नीड वाटर या आई वांट वाटर, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका सेंटेंस क्या हो गया, ये सीधा बना, यहां पे पानी भी किनारे था तो ये गलत हो गया था, यहां पे पानी किनारे है तो ये इसके सही लैंग्वेज है। मतलब सिंपल सी बात है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ये है, इसके प्रिंसिपल का सबसे पहला मेथड ये है कि ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का सोल यानी आत्मा होता है, ठीक है। अगला लिखा गया है ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड अ फॉरेन लैंग्वेज। तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए जो ट्रांसलेशन होता है वो सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है। की का मतलब हथियार नहीं होता है, बट एक तरह से कह सकते हो हथियार होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन होता है जो कि ट्रांसलेट किया जाता है कि मुझे पानी चाहिए, इसको अगर इंग्लिश में हम लोग बना लें तो आई वांट वाटर ऐसे हो गया। तो अब हम उसको पढ़ेंगे, अब मान लो किस कहीं सेंटेंस में डायरेक्ट इंग्लिश के बुक में ऐसे ही लिखा है आई वांट वाटर, तो उसको सर जी कैसे समझाते थे? आई मतलब मैं या मुझे, वांट मतलब चाहिए, ठीक है, या मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? पानी। तो मुझे पानी चाहिए का क्या बन गया? आई वॉन्ट वाटर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन के थ्रू, मतलब इस इंग्लिश को हम कैसे सीख रहे हैं? अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जो होता है वो उस लैंग्वेज का सोल होता है एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो उस लैंग्वेज की होती है। दो चीज याद रखना, ग्रामर सोल होता है एंड ट्रांसलेशन की होती है टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें हम वर्ड बाय वर्ड उसका कह सकते हो उसको डिराइव करते हैं। मैंने सिंपल सी भाषा में बताया, अगर आपके लिखा रहे सी वर्क्स हार्ड, मैंने आपको बताया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को तो हम लिखते हैं यहाँ पे सी का मतलब वह, वर्क का मतलब
काम करती है, हार्ड का मतलब कठिन। तो यही इसमें लिखा गया है कि इसमें यूनिटी जो होती है या यूनिट जो होती है या छोटी इकाई जो होती है टीचिंग की, पढ़ाने की, वो वर्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, जैसा कि यहां आपको मैंने बताया कि शब्द और शब्द शब्द का जो ट्रांसलेशन होता है उसको डन किया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा होता है? मदर टंग, बिकॉज ऑफ दैट कि हम देखो हम अपनी मदर टंग में ही इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम सीख रहे होते हैं। लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि आपको इंग्लिश इंग्लिश जो है वो एज ए टारगेट लैंग्वेज, देखो टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हमें सीखना है, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, लेकिन आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? आप ट्रांसलेट करके सीख रहे हो, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आ जाता है, ठीक है। मोर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, मैंने आपको समझाया था कि ये आर एंड डब्ल्यू के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करती है, काफी ज्यादा जोर डालती है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, अब देखो डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रामर सबसे पहले आपको क्या बनाया जाएगा, जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो डिडक्टिव मेथड के थ्रू आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। टेक्स्ट बुक ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल, जो टेक्स्ट बुक होती हैं यानी बुक हमारी जो नोट्स होती हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो बुक्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसको सीखने में। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, यहाँ पे जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको याद करवाया जाता है। सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, और ग्रामर की एक सेपरेट बुक होती है, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो वहां पे ग्रामर की सेपरेट बुक आती थी। तो इस तरह से जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनके लिए ग्रामर की सेपरेट बुक आती है। बट ग्रामर की सेपरेट बुक उधर भी आती है इंग्लिश वाले में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो डायरेक्ट लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है। डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग, तो आपके लिखने के एक्यूरेसी को ये बढ़ाता है। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस कर रहा होता है तो आप कभी गलत नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो हिंदी मीडियम वाले थे तो लिखते कभी गलत नहीं है, भले बोल ना पाए लेकिन वो लिख गलत नहीं सकते हैं जब भी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले उस चीज को गलत लिख भी सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट के रूप में सिखाया जाता है। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का जो आर्ट होता है वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाता है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होती है वो रीडिंग की होती है, एंड कॉम्प्रिहेंशन की भी स्किल डेवलप होती है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप पैराग्राफ्स पढ़ते हो ना, तो उसी चीजों को कॉम्प्रिहेंशन के रूप में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आप देखो किस क्या रिक्वायर होता है, तो मिनिमम टीचिंग एड्स, मतलब आपको ज्यादा ना ही ऑडियो एड की जरूरत होती है, या कह सकते हो कि जो टीएलएम आप यूज करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ना ही आपको ज्यादा ऑडियो की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा वीडियो की जरूरत होती है। आपका टाइम सेव करती है, एंड टीचर की जो एनर्जी होती है वो भी सेव करती है, ठीक है। क्योंकि जब आप एड यूज करोगे तो टीचर और ज्यादा एनर्जेटिक होकर समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, टीचर एक किताब उठाता है और पढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो प्रमोट्स ऑन कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ये आपके कम्युनिकेटिव, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव, मतलब आपके बातचीत करने की जो क्षमता होती है उसको ये प्रमोट नहीं करती है, उसको ये प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। टोटल निग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, आपको ये बोलने की भाषा नहीं सिखाती है ये जो मेथड होती है। टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल, ग्रामर रूल पर बहुत ज्यादा ही फोकस करती है। टोटली अगेंस्ट द पेडागोजिकल विव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये पेडागोजिकल जो विव होता है उसके पूरी अगेंस्ट होती है। जैसे पेडागोजी क्या कहती है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले लिसनिंग कराओ फिर स्पीकिंग कराओ, तो ना ही इसमें हम लिसनिंग कराते हैं ना ही हम स्पीकिंग कराते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं, रीडिंग कराने में और राइटिंग कराने में। तो ये याद धरना या याद रखना है आपको कि जो पेडागोजिकल व्यू होता है लैंग्वेज टीचिंग को, उसको ये उसके ये अगेंस्ट होती है। टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस, टीचर जो होता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। टीचर जो होता है वो काफी इसमें हाई लेवल का रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस, ठीक है। तो
याद रखना दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो डायरेक्ट मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक पूरा 20 क्वेश्चंस का, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन का आपका एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को हमको लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।